दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 10 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये परिस्थिति साफ नहीं हुई है कि आखिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसको लेकर ही आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर तंज कसा है। आतिशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है कि आखिर कैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और कौन दिल्ली को कैसे बेहतर तरीके से चला सकता है। और इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर तंज कसे जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं इस पर पलटवार किया है। मनोज तिवारी का कहना है कि 1-2 दिन में स्थिति जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और हम दिल्ली की विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए जो है वो काम करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हताश है और हार की हताशा में इस तरीके की बात जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। बहरहाल आपको जानकारी दे दे कि जो सूत्रों के हवाले से इस समय जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की दल की जो बैठक है वो तकरीबन 18 जनवरी को होने के बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में विधायक दल की बैठक में जो है वो खुद ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ साथ विनोद तावड़े भी जो है और उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तरुण चुग को भी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर जो दिल्ली में नया मुख्यमंत्री होगा वो कैसा होगा। और शपथ ग्रहण के समारोह को लेकर भी जो है इन दोनों ही चेहरों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ आपको बता दें कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नाम नहीं सामने आया कि आखिर कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अभी से ही दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि जो नया मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का वो 20 फरवरी को शपथ लेने जा रहा है और इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान को चुना गया है और शपथ ग्रहण समारोह 4:30 बजे शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश कार्यालय पर विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायक और MLC इस बैठक में रहेंगे। साथ ही साथ इस बैठक का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पार्टी के विधायक और MLC के साथ रणनीति बनाएंगे कैसे बीजेपी यानी सत्ता पक्ष को घेरा जाए। जिस तरह से कुंभ हो या मिल्कीपुर विधानसभा, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दौरान कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर विधानमंडल दल की बैठक में तमाम रणनीति तैयार की गई। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कल बजट सत्र का शुरुआत होगी और क्या कुछ समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल दल की प्रदेश कार्यालय पर बैठक की है, इस बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम रणनीति तैयार की गई है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक और MLC सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो बातें बताई जाएंगी कि किस किस रणनीति के तहत और किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना है, उस बात को लेकर इस बैठक में आज पूरी चर्चा हुई। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरती है और किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे विधानसभा सत्र को लेकर के। विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलेगा। और सारी तैयारियों की अगर हम बात करें तो सारी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। जितनी भी सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो कर लिए गए हैं। विधानसभा से
के पास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बल तैनात वहाँ पर रहेगा और साथ ही साथ जितने भी विधायकों के प्रश्न हैं उनका उत्तर उनको मिल जाए, इस चीज़ के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि अगर विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलता है तो निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि सभी विधायकों के प्रश्नों का उत्तर उनको मिल पाए। 500 से अधिक प्रश्नों के प्रश्न लगाए गए हैं जिनके उत्तर उनको मिलेंगे। वही बात विपक्ष की करें तो विपक्ष एक बड़ी हंगामा करने को तैयार है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीद थी कि इस बार का जो सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा, लेकिन गैरसैंण में सत्र नहीं हो रहा है, इसको लेकर के वो नाराज़ है। साथ ही साथ इस बार का सत्र पूरी तरीके से पेपरलेस होने जा रहा है। सारे विधायकों की जो टेबल होगी उसके ऊपर टैबलेट लगे होंगे और जो पेपर लगे रहते थे उनको ख़त्म करने की इस बार एक बड़ी पहल की गई है। इस बार के बजट में क्या कुछ उत्तराखंड को मिलेगा, किस तरीके का बजट होगा, इस सब पे भी चर्चा की गई, लोगों से बात की गई, अन्य वर्गों को जोड़ करके उनसे सलाह ली गई। तो बजट किस तरीके का रहेगा ये देखने वाली बात होगी और कल से बजट सत्र जब शुरू हो जाएगा वो कितना हंगामेपूर्ण रहेगा और कितने शांतिपूर्ण ढंग से चलता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के J24 के लिए देहरादून से संजीत शर्मा। करप्शन के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब सरकार ने आज एक आदेश पारित करते हुए पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के डिप्टी कमिश्नर राजेश त्रिपाठी को उनको सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि राजेश त्रिपाठी के खिलाफ लगातार करप्शन की शिकायतें मिल रही थी और पंजाब सरकार उन शिकायतों की लगातार जांच भी करवा रही थी। उन शिकायतों की जांच पूरी होने के बाद आज मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर IAS राजेश त्रिपाठी को उनकी सेवाओं से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश पारित कर दिए गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस नोट जारी किया था, एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर अब किसी भी सूरत में करप्शन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर किसी जिले के अंदर कोई करप्शन हुई तो उस जिले के डिप्टी कमिश्नर, SDM या फिर पुलिस के तमाम अधिकारी, SHO से लेकर तमाम जो सीनियर IPS अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। ऐसा आदेश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर संकेत यही लग रहे थे कि पंजाब के अंदर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। तो आज का दिन वो एक्शन का था। पंजाब सरकार ने सबसे पहला एक्शन लिया। पंजाब के अंदर जो विजिलेंस चीफ हैं वीरेंद्र कुमार, उनको हटाकर उनकी जगह पर G नागेश्वर राव को पंजाब विजिलेंस का नया चीफ बना दिया। लेकिन बाद दोपहर होते होते एक और बड़ा आदेश पारित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर राजेश त्रिपाठी को उनके पद से सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ सीधे तौर पर आरोप है कि वो करप्शन के मामलों में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ कई तरह की करप्शन की शिकायतें भी मिली थी। तो कुल मिलाकर आज के दो बड़ी कार्रवाइयों से पंजाब सरकार ने ये सख्त संदेश जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर भी करप्शन को लेकर कोई भी शिकायत जो आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और चाहे कोई कितना बड़ा चेहरा हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर वो करप्शन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी के बड़े लीडर और डिप्टी CM अरुण साव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा, हमारे सरकार को प्रदेश में 13 माह हुए हैं, हमने मोदी की गारंटी पर काम किया। उन्होंने कहा हर घर जल पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा हर पक्के का मकान का जो वादा किया था वो पूरा किया। ऐसे कई बड़े वादे थे जो हमने पूरा किया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और जनता का उन्होंने आभार जताया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उस पे बीजेपी को जो है बड़ी जीत मिली है। 10 नगर निगम में बीजेपी ने जो है पूरा जीत लिया है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। वहीं
49 जो नगर पालिका है उसमें 36 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इसके साथ ही जो नगर पंचायत है उसमें 81 पर बीजेपी को बड़ी जीत जो है मिली है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जीत के बाद लगातार बीजेपी के नेता जनता का आभार जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी से हमें जीत मिली है और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं जो है विकास के काम हर गांव तक पहुंचेगा। वहीं इस हार के बाद अब कांग्रेस के नेता सदमे में हैं। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अब इस हार के बाद जो है संगठन कांग्रेस के बड़े संगठन पर बदलाव की बात कही जा रही है। कभी भी बदलाव की स्थिति है और कभी भी बदलाव हो सकती है। वहीं इस हार को लेकर के जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस ने जो बीजेपी ने जो है कल छपट के साथ में जो है जीत उन्होंने की है, शासन का दुरुपयोग किया है, ऐसे कई आरोप लगा रहे। अब देखना ये होगा बीजेपी को मिली जीत के बाद जो है अब कांग्रेस के संगठन में क्या बदलाव होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत के बाद जो है तू मैं जारी है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू रहे, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में नगर निकाय चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आज 17 तारीख को अंतिम दिन था नामांकन दाखिल करने का, लेकिन अब तक कई ऐसी पार्टियों के नेता और उनके पार्षद उम्मीदवार जो है उम्मीदवार करने के लिए मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी की ओर से तो सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवारों की फरीदाबाद में लिस्ट जारी की गई थी उसमें पूरे नाम भी अभी तक जो है शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन नामांकन की आज अंतिम तारीख होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी, जेजेपी या फिर इनेलो या फिर अन्य जो पार्टियां हैं हरियाणा में, उनके उम्मीदवार तक मैदान में नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में सिर्फ इस बार बीजेपी के ही पूरे उम्मीदवार मैदान में एक तरफा नज़र आ रहे हैं। अब इस मामले को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ जो है कयास लगा रहे हैं कि इस बार का चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच होना संभव नज़र आ रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे निर्दलीय नेता भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं जिनकी बीजेपी या कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिली थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से फरीदाबाद में पूरे उम्मीदवार तक मैदान में नहीं उतारे गए। बीजेपी की ओर से अलग अलग उम्मीदवारों ने आज अपने अपने कार्यालय क्षेत्र में जाकर नामांकन दाखिल किए, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए दावेदारी कर रही महिलाओं ने भी अपने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं फरीदाबाद के 46 वार्डों में इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से पूरे 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी 8 ऐसे वार्ड हैं जिनमें उम्मीदवार और कांग्रेस को नहीं मिल पाए। तो वहीं दूसरी अन्य पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनेलो और जेजेपी हो, उनके उम्मीदवार भी मैदान में नज़र नहीं आ रहे। तो इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं यह दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है कि जो बड़ी पार्टियां हरियाणा में चुनावी मैदान में नज़र आती थी वो इस पार्षद के इलेक्शनों में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24 न्यूज़, फरीदाबाद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के फैसले के खिलाफ उठाया नया कदम, महायुति सरकार में नए विवाद का संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं महाराष्ट्र में सियासी घमासान को लेकर। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष CMRF का कार्यभार संभालने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने नाराजगी का इजहार करते हुए मंत्रालय में अपना अलग चिकित्सा सहायता सेल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने डॉक्टर रामेश्वर नाइक को CMRF का प्रमुख नियुक्त किया, जबकि मंगेश चिवटे, जो कि एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते थे, को हटा दिया गया है। इसके बाद शिंदे ने चिवटे को अपने उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल का प्रमुख बना दिया है। ये पहली बार है जब किसी उप मुख्यमंत्री ने अपना अलग मेडिकल सेल स्थापित किया, जिससे जो है महायुति सरकार में दरार के संकेत साफ दिखने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद
मुख्यमंत्री ना बने जाने से नाराज है। उनके अनुसार ये कदम सरकार के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर उठाई गई नई चुनौती है, जबकि CMRF ने पिछले साल 32,000 मरीजों को सहायता प्रदान की और 267.50 करोड़ रुपए का सहयोग दिया। शिंदे का नया मेडिकल सेल सरकारी योजनाओं के समन्वय पर काम करेगा, बिना सीधे वित्तीय सहायता वितरित किए। ये विवाद अब सवाल उठता है कि क्या महायुति सरकार में दो अलग पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, क्या ये केवल प्रशासनिक फैसला है या इसमें राजनीतिक तनाव की भी गहरी जड़ें हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर और चर्चा देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगत 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से। और आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब अतिरिक्त थाने खोलने की बात SSP नवनीत भुल्लर की तरफ से की गई है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लगातार साइबर ठग कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं भोले भाले, उनको कहीं ना कहीं अपना शिकार बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन थाने कम होने के कारण कुछ लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें दर्ज हो पाई, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर सिर्फ 2 ही थाने साइबर क्राइम के हैं, जिसमें एक राजधानी देहरादून के अंदर है तो दूसरा उधम सिंह नगर जिले के जो रुद्रपुर है वहाँ पर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2 और नए थाने खोलने की बात SSP के द्वारा की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि हरिद्वार और नैनीताल में ये थाने खोले जाएंगे और इनमें अतिरिक्त 25 पुलिसकर्मी भी अतिरिक्त लगाए जाएंगे। यानी कि कहा जाए कि साइबर ठगों पर अब कहीं ना कहीं साइबर जो ब्रांच है वो अब कहीं ना कहीं ठगों पर शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो उत्तराखंड के जो भोले भाले लोग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होते हैं, उनको बचाने का जिम्मा कहीं ना कहीं साइबर अपराध के जो पुलिस है STF, उन्होंने कहीं ना कहीं जिम्मा उठाया है और अब इस तरह के ठगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जल्दी इस तरह की शिकायत मिलने पर, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई ठगी होती है तो उसकी शिकायत मिलने पर कहीं ना कहीं ऐसे ठगों पर कार्रवाई STF करती हुई नजर आएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार STF की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं कि इन ठगों से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना है और लगातार अपील भी कहीं ना कहीं SSP नवनीत भुल्लर की तरफ से जनता से की गई है कि ऐसे ठगों से बचने के लिए आपको सावधान रहना है, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, अनजान साइट पर आपको सर्च नहीं करना है। यदि आप अनजान साइट पर सर्च करते हैं या अनजान लिंक इस तरीके से खोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ ठगी होने का मामला हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। शनिवार की देर रात नई दिल्ली में जिस प्रकार से प्रयागराज जाने के लिए भगदड़ हुई, उसमें तकरीबन 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जिसमें बताया जाता है कि 18 में 9 बिहार के ही रहने वाले थे। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए पटना रेल पुलिस ने एक निर्देश जारी किया है, रेल बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि रेलवे स्टेशनों पे अतिरिक्त बल को तैनात किया जाए एवं अगर स्टेशन पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है तो स्टेशन के अंदर श्रद्धालुओं को नहीं घुसे दिया जाना चाहिए, स्टेशन के बाहर ही उन्हें रोक दिया जाएगा। जब स्टेशन पे श्रद्धालुओं की कमी होगी उसके बाद बाहर से अंदर श्रद्धालु जाएंगे। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जितने भी श्रद्धालु हैं उन पे CCTV कैमरे से नज़र रखे जाएंगे और जो भी श्रद्धालु उत्पात मचाएंगे या रेलवे के क्षति करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें तुरंत पुलिस के DRP पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी DRO में से एक ऑनलाइन बैठक की गई है। बैठक में बहुत सारी मुद्दों पर बातें हुई हैं और भगदड़ न हो इसके लिए रेलवे ने प्रबंध को ठीक सुचारू रूप चलाने के लिए अलग अलग प्रमंडलों में अपने व्यवस्था की है। आपको बता दें कि जिस प्रकार कल रविवार को भी पटना में दिल्ली जैसा ही एक नज़ारा देखने को मिला, अफरा तफरी का माहौल मचा। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से लेकर पटना रेलवे स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, सभी स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी थी, लेकिन
अच्छी बात ये रही कि भगदड़ नहीं हुई। पुलिस एवं प्रशासन ने अपने सूझबूझ से सभी को शांत कराया एवं ट्रेन जब आती है, महाकुंभ स्पेशल ट्रेन जब 6 बजे शाम को पटना जंक्शन पर लगती है तो उसमें श्रद्धालुओं का आफादाफी हो गई और लोग एक दूसरे पर ठेल कर चढ़ने लगे, लेकिन प्रशासन जीआरपी पुलिस ने तुरंत उस पर रोक लगाया एवं सभी को पकड़कर सुचारू रूप से ट्रेन के बोगी में चढ़ने दिया गया। आपको बता दें कि दानापुर रेलवे स्टेशन पर ऐसा नज़ारा देखा गया कि रेल के बोगी के जो शौचालय हैं उसमें करीब 20 से 25 श्रद्धालु अंदर बैठे हुए थे एवं एक बोगी में 400-500 श्रद्धालु सफ़र कर रहे थे। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रबी, रियासत कर्नाटका के बीदर से। हम आज एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जो माइनॉरिटीज के लिए खासकर बजट रखा गया था और यहाँ पर 2021 और 22 में जो बजट सैंक्शन हुआ है, मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम डे स्कूल आज तक अनकम्प्लीट है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इसका बजट सेकेंड इंस्टॉलमेंट रोका गया है? आखिर क्या वजह? खासकर बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, ये जो अजला है, माइनॉरिटीज यहाँ पर तादाद में ज्यादा है, आज तक उसको फंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट को रिलीज नहीं कर पा रही है। हमने जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की, इसकी तफ्तीश की, तो उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में कहा कि GPS फोटोज और हर चीज के साथ हमने लेकर जो डायरेक्टर ऑफिस को सबमिशन किया है, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या वजह है? माइनॉरिटीज के मुद्दों को लेकर सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हो, MLA हो और कोई हो जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन जिस वक्त माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट की बात आती हो तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। क्योंकि जिस वक्त इंतखाबात आते हैं, जो मौलाना, उलमा, हर कोई आकर यहाँ पर मुसलमानों से अपील करते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है आपके आंखों के सामने आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग तकरीबन 3 साल से जैसे कि तैसी है, कोई काम मुकम्मल होने को या करने को तैयार नहीं है। आखिर क्या? सिटी रिपोर्टर, मैं आपका मेजबान मोहम्मद रबी, रियासत कर्नाटका के बीदर से।